गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको आपकी एसएसटी क्लास 10 की पूरी कराऊंगा, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और क्लास 10 की एसएसटी को और आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपकी हिस्ट्री में पहला चैप्टर, ज्योग्राफी में पहला चैप्टर, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, इन तीन सब में पहला पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया था। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर की। इम्पॉर्टेंट चैप्टर पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई बोर्ड में आपको इस चैप्टर से बहुत अधिक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब लगभग आपके पेपर में 15 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से रहते हैं, चाहे आप उसमें ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, चाहे आप वेरी शॉर्ट ले लीजिए, चाहे आप लॉन्ग ले लीजिए। लॉन्ग भी रहता है इससे, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट पड़ता है चैप्टर, तो उसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसा कि मैंने कहा, चैप्टर का नाम है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, और अभी तक आपने 9th में आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी जिसमें आपको पता चले कि इंडिया के बारे में क्या हो रहा है, क्योंकि आपने 8th तक पढ़ा था, क्लास 6 से स्टार्ट किया था, 7th में पढ़ा, फिर 8th में पढ़ा, फिर 9th में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी, और इसके बाद फिर आप इससे पहले भी चैप्टर में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे थे। पर अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारत की, अपने देश इंडिया की। तो नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब बेसिकली हमारे देश को देश बनाने के लिए क्या क्या किया गया। मतलब देश का मतलब है एकजुट, एक नेशनल बाउंड्रीज हमारी हो जाए, और हमारे देश के लोगों में देश प्रेम की भावना जाग जाए, तो वही नेशनलिज्म होता है। तो इसी में आगे बढ़ते हुए देखो, इस चैप्टर को आपको पढ़ना कहाँ से, सबसे पहली चीज़ तो इस चैप्टर को आपको वहाँ से पढ़ना है जहाँ से गांधी जी आपके आ गए थे। अब अगर हम बात करते हैं गांधी जी की, ठीक है, चलिए, हमने सबसे पहले बात की गांधी जी कब आ रहे थे। तो गांधी जी की अगर बात करेंगे तो 1915, यहाँ से देखिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि गांधी जी भारत कब आए थे, ये आपका जानना, ठीक। तो गांधी जी, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड डिड द सत्याग्रह। तो पहले यहाँ तक जानेंगे कब आते हैं। तो 1915 में आपके महात्मा गांधी जी भारत लौट आते हैं। तो इससे पहले कहाँ थे, दिमाग में आना चाहिए आपके कि भाई जब भारत आ रहे दैट मीन्स कहीं और थे। तो इससे पहले साउथ अफ्रीका में थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे, पर उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, आप अपने कोर्स पर स्टिक रहते हैं। तो यहाँ पर गांधी जी आते हैं 1915 में और देखते हैं भारत की हालत, और एक नई चीज़ भारत के सामने लेकर आते हैं जिसको कहा गया सत्याग्रह। अब सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह, सत्याग्रह का मतलब है सत्य से आग्रह। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रूथ और नॉन वायलेंस को यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हम अपनी बात को रखने के लिए सच्चाई पर टिके रहेंगे और कोई अहिंसा नहीं करेंगे। और यही मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कुछ भी आपको करना है तो केवल आप सच्चाई पर अपने टिके रहिए, आपकी जीत हमेशा होगी, ठीक है। तो नॉन वायलेंस की बात हो रही है और ट्रुथ की बात हो रही है, दैट मीन्स सत्याग्रह की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम देखेंगे यहाँ से सीधे चैप्टर पर आते हैं, क्योंकि जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को लेकर आए हम। बाकी नोट्स है, अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया, सत्याग्रह का मतलब है कि सत्यपूर्वक हमने आग्रह से हमने अपनी बात रखी उनके सामने और कहा प्लीज़ हमारी बात को पूरा कीजिए और हमारी जो डिमांड्स इनको पूरा कीजिए। तो जब गांधी जी आते हैं और गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहला भारत में सत्याग्रह किया जाता है, उस सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो भारत, गांधी जी के द्वारा भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह। अब ये चंपारण सत्याग्रह से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मिलता है कि चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी कर रहे हैं, तो ये तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। उसके बाद गांधी जी के द्वारा सबसे पहला फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा किया गया, तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। और आपको 3 सत्याग्रह यहाँ पर पढ़ने हैं और तीनों में 3 ही पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला कि जो सत्याग्रह था वो कब हुआ था, मतलब व्हेन। दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे, वेयर मतलब कहाँ पर हो रहा था वो सत्याग्रह। और तीसरी बात करेंगे वाई, मतलब क्यों हो रहा था ये सत्याग्रह। मतलब हर आपका सत्याग्रह इन 3 पॉइंट्स पर ही टिका होगा, ठीक। अगर आपको ये 3 पॉइंट्स याद हैं तो बाकी तो एडिशनल पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता रहूँगा, पर आपकी बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो 3 पॉइंट्स। पहला कि वेन मतलब सत्याग्रह कब हो रहा था, तो कब हो रहा था, तो इन 1917, मतलब 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह किया गया। अब पहला सत्याग्रह किया गया तो वेन का तो समय हो गया कि वेन हमें पता चल गया। वेयर मतलब चंपारण कहाँ पर है, तो चंपारण है आपका बिहार में। तो ये याद रखना है चंपारण किस स्थान पे है, तो आपने सुना भी होगा चंपारण के बारे में। तो चंपारण बिहार में। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सत्याग्रह क्यों किया गया था। तो सत्याग्रह किया गया था अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम।
इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम क्या था? तो इंडिगो प्लांटेशन मतलब एक तरह से हम नील की खेती करते थे। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे हमारे द्वारा मतलब बिहार में एक ऐसा क्लाइमेट उन्हें मिला था जिसमें नील की खेती बहुत अच्छे से हो रही थी। अब नील्स की खेती क्या है? तो जो इंडिगो प्लांटेशन है बेसिकली नील को उगाया जाता है और जिसको कपड़े को कलर करने में मतलब ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है। तो इसीलिए इंडिगो प्लांटेशन पर दिक्कत क्यों थी? अगर भाई क्यों इसके अगेंस्ट थे तो ये भी हमें जानना होता है। तो इसके अगेंस्ट होने का कारण केवल यही था कि जो इंडिगो प्लांटेशन है इससे जो हमारे लैंड्स थे तो वो फर्टाइल नहीं रह पाते। मतलब 3 या 4 साल लगातार अगर आप किसी भी फील्ड पर आप प्लांटेशन करते हैं मतलब नील की खेती करते हैं, इंडिगो की खेती करते हैं, तो जान लीजिए 3 4 साल के बाद वह खेत एकदम बंजर हो जाएगा, मतलब किसी कार्य का नहीं रहेगा वहाँ पर। तो इसीलिए अब देखिए ज़रूरी है अगर हमारे देश, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारा देश बेसिकली फार्मर बेस्ड है, मतलब हमारे यहाँ देश किसानी पर ही बेस्ड है और उतने समय हमारे अधिकतर इलाकों पे किसानी ही होती थी। अब जब किसानी होती थी और खेती नहीं रहेंगे तो हम किसानी कैसे करेंगे, और अगर खेत खराब हो जाएंगे तो हम उगाएंगे कैसे चीज़ें। तो इसीलिए गांधी जी को इसके बारे में जब पता चला तो गांधी जी को ये एक समस्या बड़ी लगी और इस समस्या पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया जिसको कहा गया चंपारण सत्याग्रह। तो 3 पॉइंट फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो सत्याग्रह हो रहा है आपका 1917 में। दूसरा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और तीसरा किसके अगेंस्ट हुआ था सत्याग्रह? तो अगेंस्ट हुआ था इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के। ठीक, कुछ एडिशनल पॉइंट जान लेते हैं कि गांधी जी को वहाँ पर बुलाया किसके द्वारा गया था, मतलब चंपारण में बुलाया किसने, इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, इसको भी दिमाग में आप रखेंगे कि गांधी जी को महात्मा, देखिए अभी तक हमने महात्मा वर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो गांधी जी को जो महात्मा नाम टाइटल था ना वो यही इसी सत्याग्रह के बाद दिया गया था। और किसके बाद दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के बाद दिया गया था। तो ये तो हो गया पूरा चंपारण सत्याग्रह। फिर से मैं पूरा बता दे रहा हूँ चंपारण सत्याग्रह हो कब रहा है। तो चंपारण सत्याग्रह हो रहा है आपका 1917 में। देखिए लिखा है इन 1970 गांधी जी ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार, बिहार में है, टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट, अपना मतलब पीजेंट्स है वहाँ के जो किसान हैं उनको इंस्पायर करने के लिए किसके अगेंस्ट? इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये दो एडिशनल पॉइंट आप अपने तब भी दिमाग में रखेंगे। आप नहीं लिखते हैं पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, पर दिमाग में आपको रखना है, याद आपको रखना है। ठीक है, और ये रखना है कि महात्मा जो नाम मिला था वो इसी के बाद मिला था। ठीक है, ये अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आप परेशान मत होइए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक है, दूसरा सत्याग्रह बात करते हैं। तो दूसरा सत्याग्रह था जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। अब ये खेड़ा सत्याग्रह, तो मैंने कहा हर सत्याग्रह में आपको 3 चीज़ें जाननी है। खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं, अगर वेन की बात करेंगे तो कब हो रहा, तो उसी ईयर में ये भी हो रहा है जिस ईयर में आपका चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, मतलब 1917 में। दूसरा अगर बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पर है, मतलब खेड़ा स्थान कहाँ पर है, तो खेड़ा स्थान आपका गुजरात में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और उसके बाद क्यों हो रहा था, तो बेसिकली क्रॉप फेल्योर हुआ था। क्रॉप फेल्योर का मतलब है कि फसल खराब हो जाने के कारण वो डिमांड कर रहे थे कि जो हमसे रेवेन्यू लिया जा रहा है, जो टैक्स लिया जा रहा है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उनको क्या किया जाए, रिलैक्स दिया जाए उसमें, मतलब या फिर कम लिया जाए टैक्स। तो इस पर गांधी जी गए थे आपके खेड़ा। खेड़ा कहाँ पर है? तो खेड़ा गुजरात में है, यहाँ पर इस पर सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। हमने कहा अगर हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं तो जो आपका खेड़ा सत्याग्रह कब हो रहा है, तो 1917 में हो रहा है। गांधी जी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गांधी जी के द्वारा दूसरा सत्याग्रह है ये। और उसके बाद कहाँ पर हो रहा है, तो गुजरात में हो रहा है। और क्यों हो रहा है, तो आपको पता है क्रॉप फेल्योर के कारण हो रहा है, मतलब वहाँ पर फसल के खराब हो जाने के कारण हो रहा है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा आपका जो सत्याग्रह है जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, वो तीसरे सत्याग्रह का नाम है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। ठीक है, तो ये 3 सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा लगातार किए गए, तो इनको आपको दिमाग में रखना है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहला जो सत्याग्रह था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह, दूसरा जो सत्याग्रह था वो था आपका खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरे की अभी हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। अब इसकी अगर बात करते हैं अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट की, तो ये जो सत्याग्रह हो रहा था, तो मैंने कहा 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि कब हो रहा था, तो ये हो रहा था 1918, मतलब उसी के 1 साल बाद। ठीक, दूसरे की बात करेंगे कि कहाँ पर हो रहा था, तो अहमदाबाद भी कहाँ पर है, आपको पता है अहमदाबाद आपका गुजरात में है। तो ये वाला खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद वाला, ये दोनों सत्याग्रह गुजरात में किया गया था गांधी जी के द्वारा। उसके बाद क्यों मतलब किया गया था, मैंने कहा तीसरा हम हमेशा देखते हैं कि क्यों किया गया था, तो मैंने कहा कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा किया गया था। तो एक प्लेग नामक बीमारी हो गई थी उतने समय, और प्लेग नामक बीमारी के कारण वो 35% का बोनस मांग रहे थे, जिसके कारण ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो ये तीनों सत्याग्रह, अब देखिए गांधी जी का यहाँ से नाम बढ़ रहा था, नाम कह सकते हैं कि भौकाल बढ़ रहा था, क्योंकि अभी अभी गांधी जी आए थे और लोग कहते थे गांधी जी ऐसे हैं वैसे हैं, और गांधी जी ने अपना रूप दिखाया।
तीनों सत्याग्रह को सक्सेसफुली इन्होंने मतलब आगे बढ़ाया। मतलब एक तरह से जो ये डिमांड रख रहे थे उन डिमांड्स को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरा किया गया। तो लोगों को क्या हुआ, इन पर होप हो गई कि भाई अब आगे हैं गांधी जी, और अब हमारे जो हमारी आज़ादी की राह है या फिर हमारे जो डिमांड्स हैं, जो हमारे अधिकार है, ये हमें दिलाएंगे। ठीक, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा कितने सत्याग्रह किए गए हैं। एक बार मतलब कहते हैं रिवाइज करते हुए चलते हैं हर चीज़ को, एक बार सैंपल नोट पे देख लेते हैं। अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो जो पहला सत्याग्रह पढ़ा है वो मैंने पढ़ाया आपको चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगर आप चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह में मैंने 3 पॉइंट आपको बताए और तीनों पॉइंट दिमाग में रखने हैं। पहला कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर हो रहा, कब हो रहा था, तो चंपारण सत्याग्रह हो रहा है 1917 में। दूसरा मैंने आपको बताया कि कहाँ पर हो रहा था, तो चंपारण स्थान है कहाँ पर है, तो चंपारण स्थान है आपका बिहार में। तीसरा मैंने बताया क्यों हो रहा था, तो अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम, अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटेशन। और मैंने एक और चीज़ इसमें बताई थी कि याद रखिएगा, इसी में महात्मा जो टाइटल मिला था गांधी जी को वो इसी में मिला था। ठीक, तो किसके द्वारा दिया गया था, तो ये टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो चंपारण सत्याग्रह से 1917 में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, बिहार में हो रहा है, किसके अगेंस्ट हो रहा है, तो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट हो रहा है। और इसी में महात्मा नाम का जो टाइटल दिया गया था गांधी जी को, वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसी सत्याग्रह के बाद दिया गया था। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा सत्याग्रह जो आपने पढ़ा उसे कहते हैं हम खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, मैंने कहा सब में आपको वही 3 चीज़ पढ़नी है कि कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक, तो खेड़ा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो खेड़ा सत्याग्रह भी 1917 में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, तो खेड़ा आपका गुजरात में है। और मैंने कहा क्यों हो रहा है, तो क्रॉप फेल्योर के कारण जो रेवेन्यू में रिलैक्सेशन मांग रहे थे, क्रॉप फेल्योर के कारण ये रेवेन्यू मतलब जो टैक्स लिया जा रहा था उसमें रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स पाने के लिए, मतलब उसको छूट कर दी जाए, इसके लिए हो रहा था। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे तो हम तीसरा सत्याग्रह जानेंगे कि तीसरा सत्याग्रह कहाँ पर हो रहा था। ठीक है, जो तीसरे सत्याग्रह का नाम है वो तीसरा सत्याग्रह है आपका अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। अब मिल वर्कर्स मतलब कॉटन मिल वर्कर्स के थे। अहमदाबाद कहाँ पर है, तो मैंने कहा 3 चीज़ कब हो रहा है, तो इसकी डेट याद रखना है, 1 साल बाद, तो ये हो रहा है 1918 में। ठीक, कहाँ पर हो रहा है, तो अहमदाबाद भी आपका गुजरात में है। और क्यों हो रहा है, तो मैंने आपको ये बताया कि प्लेग बोनस चाह रहे थे यहाँ के मिल वर्कर, जिसके कारण ये आपका हो रहा था। तो ये तीनों चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। एक बार मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, ये सत्याग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पर पहुँचे थे। हम खेड़ा सत्याग्रह पढ़ चुके थे, अहमदाबाद मिल वर्कर सत्याग्रह पढ़ चुके थे। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था हमने। हमने कहा चंपारण सत्याग्रह कब हो रहा है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे कि दूसरा जो सत्याग्रह है खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह भी आपका 1917 में हो रहा है, गांधी जी के द्वारा हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। और क्रॉप फेल्योर के कारण रेवेन्यू के कलेक्शन में रिलैक्सेशन मांग रहे थे। अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट की बात करेंगे तो कब हो रहा है, तो 1918 में हो रहा है। और कहाँ पर हो रहा है, तो अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात में है, कॉटन मिल वर्कर्स में हो रहा, मतलब कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा ये किया जा रहा है। और क्या है, 35% का प्लेग बोनस के रूप में डिमांड की जा रही है कि हमें ये दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे इसके आगे क्या पढ़ना है, तो ये 1980 तक काम चला था, 1918 तक हमारा काम चला। 1915 में हमारे गांधी जी आ गए, उसके बाद 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, 1917 में ही उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया, और फिर 1918 में अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट किया। दिक्कत ये हो रही थी कि ब्रिटिश सरकार जो थी वो थोड़ा सा लूज़ हो रही थी, अपनी पावर देख रही थी कि मेरी पावर कम हो रही है। अब पावर कम हो रही थी तो इसको बढ़ाने के लिए इसने एक एक्ट लाया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है। अब रॉलेट एक्ट क्या था, कैसे था, कब आया था, तो इसके बारे में देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो मैंने कहा रॉलेट एक्ट तो ये एक तरह से कानून लाया गया था। कानून किसके द्वारा लाया गया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। और इसी के अगेंस्ट गांधी जी ने 1919 में एक सत्याग्रह किया था जिसे रॉलेट सत्याग्रह के रूप में जाना गया। ठीक, तो गांधी जी के द्वारा जो चौथा सत्याग्रह हम पढ़ेंगे वो रॉलेट सत्याग्रह पढ़ेंगे। पर एक्ट में क्या था, ये एक्ट एक्चुअली क्या कर रही है, रॉलेट एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर।
मतलब सिंपल से अगर बात कहें कि ये कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास अब अनियंत्रित पावर आ गई, मतलब अब गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। जैसा मैंने मोनार्की सिस्टम में आपको बताया था कि जब अगर राजा होगा तो राजा के पास भी एक अनियंत्रित पावर होती है, अनकंट्रोल्ड पावर होती है, और उस अनकंट्रोल्ड पावर के द्वारा राजा जो चाहे वो डिसीजंस ले सकता है और जो चाहे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकता है। तो इसीलिए अब ये गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया कि अब मेरे पास इतनी पावर है, अगर हम चाहें तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं हम इनको दबाएंगे, और डिटेंशन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, मतलब बिना ट्रायल के आप 2 साल के उन्हें जेल भी भेज सकते हैं। मतलब बिना वकील, बिना दलील का ये कानून था कि कोई वकील नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं, अगर हमें शक भी होता है आपके ऊपर तो हम शक किस कारण कि आप कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में बिलोंग कर रहे हैं, अगर शक भी होता है तो हम आपको 2 साल की जेल भेज देंगे। तो ये था रॉलेट एक्ट। फिर मैं बता रहा हूँ रॉलेट एक्ट क्या था। तो मैंने कहा रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ठीक, अब हम देखेंगे कि डेट वाइज बढ़ेंगे। अब देखिए 1919 की बात हो रही है, 1919 में मंथ आपके चल रहे हैं, और उसी के मंथ की बात करेंगे तो मंथ चल रहा है आपका अप्रैल। अब यहाँ से हम 3 डेट पढ़ेंगे, एक 6th पढ़ेंगे, एक 10th पढ़ेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 13th पढ़ेंगे। ठीक है, अब डेट की बात करते हैं तो 6 अप्रैल को 1919 को क्या हो रहा, गांधी जी स्टार्ट अ हड़ताल ऑन दिस डे नोन एज नॉन वायलेंट डे आर सिविल ओबीडियंस डे। अब गांधी जी ने पहली बार इस पर क्या की थी, हड़ताल स्टार्ट की। रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने पहली बार हड़ताल स्टार्ट की। अब जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ पहली बार हड़ताल स्टार्ट की तो इनका सपोर्ट करने बहुत सारे लोग आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हो रहा था इसमें। तो हम देखेंगे रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन द वेरियस प्लेसेस। हम देखेंगे बहुत सारे प्लेसेस में रैलीज भी हुई रॉलेट सत्याग्रह के। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, रेलवे वर्कशॉप एंड स्मॉल वर्कशॉप और शट डाउन। हम देख रहे हैं कि रेलवे वर्कशॉप, जो छोटी छोटी वर्कशॉप, उनको क्या कर दिया जा रहा है, बंद कर दिया जा रहा है। ठीक है, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, सैफुद्दीन किचलू। हाँ, अमृतसर की अगर बात करेंगे तो 2 बड़े नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अमृतसर से उठा लिया गया। और यहाँ से इंपॉर्टेंट रखिएगा कि 10 अप्रैल को महात्मा गांधी को बैन कर दिया गया दिल्ली में इंटर करने के लिए। मतलब अब महात्मा गांधी जी दिल्ली में इंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो ये 10 अप्रैल की बात याद रखनी। देखिए मैंने 3 डेट आपको बताई है। पहला आपको बताया 6 अप्रैल। 6 अप्रैल के द्वारा गांधी जी के द्वारा एक स्ट्राइक हो रही है, मतलब एक हड़ताल हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी, रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ। 10 अप्रैल को हम देख रहे हैं कि जो पंजाब के लोकल लीडर्स हैं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको मतलब बेसिकली वही जो रॉलेट एक्ट के तहत उठा लिया जा रहा है, और उसके बाद महात्मा गांधी को कह दिया जा रहा है कि नहीं भैया आप दिल्ली अब नहीं आ सकते। ठीक, मतलब जान रहे हैं कि दिल्ली में पावर है। ठीक है, दिल्ली हमारा सेंटर था। ठीक, और 1912 के बीच दिल्ली को आपका कैपिटल बना दिया गया था। तो मैंने कहा कैपिटल का मतलब है पावर, पूरी पावर कैपिटल में होती है। अब कैपिटल में दिल्ली कैपिटल में गांधी जी नहीं आएंगे, जिससे क्या होगा, जो इनका सत्याग्रह चल रहा है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए 10 अप्रैल को इसने बैन कर दिया। और फिर इसी के 3 दिन बाद आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा कांड हो रहा है, जिसका नाम है जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ठीक है, या मैसेकेयर के रूप में भी जाना जाता है, मतलब एक दुर्घटना के रूप में भी जाना जाता है। और ये मैंने आपको बताया है कि ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में मतलब बहुत एक बड़ा इंसिडेंट था। मतलब मैं भारत के लिए नेशनलिज्म की भावना लोगों में जागृत करने के लिए एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। ठीक, होता क्या है इसमें, तो शुरुआत देखेंगे कि जो आपका पंजाब है, पंजाब में एक्चुअली मार्शल लॉ लगा दिया गया। अब ये मार्शल लॉ क्या है, मार्शल लॉ सिंपल वही लॉ है कि एक साथ 4-5 लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, ग्रुप में नहीं खड़े हो सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, और अगर देखा जाता है ऐसा करते हुए तो सीधे उन्हें प्रिजन मतलब जेल मिल जाएगा। ठीक है, तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया था किसके द्वारा, तो जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, जनरल डायर के द्वारा वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया। ठीक, मार्शल लॉ में क्या है कि ग्रुप बनाकर लोग खड़े नहीं हो सकते। फिर ऑन 13 अप्रैल लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द क्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। बाग समझ रहे हैं, तो जलियांवाला एक स्थान है जहाँ पर 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग, मतलब पंजाब के बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, गैदर्ड होते हैं। एंड सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। कुछ रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, और कुछ को लग रहा था कि वैसाखी फेयर है, मतलब वैसाखी त्यौहार के रूप में, पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो वैसाखी त्यौहार के रूप में वहाँ पर एकत्र हुए हैं। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि मार्शल लॉ लग गया है, जनरल डायर कमांड ले चुके हैं, और 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग, 13 अप्रैल 1919, ठीक है 1919 चल रहा है क्योंकि रॉलेट एक्ट मैंने बताया 1919 में, तो 13 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं।
और कुछ ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया रॉलेट एक्ट के कारण, तो उनको उनको मतलब छुड़ाने के लिए हम एकत्र हुए हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम बैसाखी फेयर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जनरल डायर उसी समय वहाँ पर आ जाता है। अब जब वहाँ पर जनरल डायर आ जाता है तो एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि भाई जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर लिया। देखिए ये लिखा है कि जनरल डायर इंटर्ड द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपनड फायर ऑन क्राउड। मतलब घुसता है, ठीक है, मतलब बाग है, पूरा पूरा ऐसे बाग है चारों तरफ से। अब वो बाग में जाता है और बाग में जाकर सबसे पहले वो चारों तरफ से उस बाग को घेर लेता है। अब जब उस चारों तरफ से उस बाग को घेर लेता है तो हम देखते हैं कि ओपन फायर, मतलब कहता है खुला फायर छोड़ता है कि मारो सबको, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, तो ओपन फायर करता है जिसमें आप समझ रहे हैं कि एक बाग है, उसमें सब लोग बीच में खड़े हैं और वो चारों तरफ से उन्हें घेरे हुआ है और कह रहा है कि मारो, जो मिल जाए उसे मारो। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इंसिडेंट है, आप फील करिए कि अगर आप जलियांवाला बाग में होते और कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा होता तो आप क्या करते। तो लोग भागते हैं इधर उधर, कुछ लोग कुएं में कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। पर देखते हैं हम आगे कि गवर्नमेंट क्या कहती है, कि गवर्नमेंट कहती है कि 100 लोगों की मौत हुई है और 300 लोग घायल हुए हैं, जबकि रियलिटी की अगर बात करें तो हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले। अब खुद सोचिए कि अंधाधुंध गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए जनरल डायर ने। तो ये एक बड़ा इंसिडेंट रहता है हमारे भारत की बात करते हैं तो देखिए, जनरल डायर डिक्लेयर दैट ही वांट्स टू क्रिएट अ माइंड ऑफ सत्याग्रह, या फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑल, मतलब डर की फीलिंग। उससे पूछा गया कि भैया क्यों, आपने ऐसा क्यों किया, आपने जनता थी, आपने बिना पूछे आपने ओपन फायर कर दिया। तो उसने कहा कि ये सब सत्याग्रही है ना, ये ज़्यादा उछल रहे हैं, तो इनके मन में हम डर बैठाना चाहते हैं कि भैया ये लोग डरें और कम से कम हमसे डरें, हम जनरल हैं यहाँ के, और हमारे खिलाफ मतलब अगेंस्ट कोई बात ना करें। तो कुल मिला के ये था आपका 13 अप्रैल को होने वाला जलियांवाला बाग मैसेकर। एक बार फिर से बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका। मैंने कहा सब देखिए 4 पॉइंट है, इसको दिमाग में आपको रखना, इसके बाद क्या हो रहा था इससे मतलब नहीं है। मैंने कहा कि आपका पहले पॉइंट में आपने देखिए लिखा है कि पहले मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गया था। मैंने बता दिया मार्शल लॉ कौन है, और जनरल डायर वहाँ की कमांड, पंजाब की कमांड किसने ले ली थी, जनरल डायर ने। फिर 13 अप्रैल को वहाँ पर लार्ज क्राउड, मतलब बहुत बड़ा क्राउड गैदर्ड होता है, मिलता है कहाँ पर, जलियांवाला बाग में। और कुछ आते हैं प्रोटेस्ट करने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, और कुछ आते हैं बैसाखी फेयर। अब हो क्या रहा है वहाँ पर, तो जनरल डायर इंटर करता है उस एरिया में और ब्लॉक्ड कर लेता है सभी एग्जिट पॉइंट्स को, जहाँ से निकलने का रास्ता होता है, निकास द्वार होता है, उसको सबको बंद कर देता है। और फुल मतलब खुली फायर छूट देता है, ओपन फायर, खुला फायर करिए, जिसमें बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है। और फिर जनरल डायर से पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो अभी आप देखेंगे कि जनरल डायर को मारने हमारे पंजाब से कई सारे हमारे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज लोग भी गए थे, और आगे की घटना है उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ से आपको दिमाग में रखना है क्यों किया था इसने। तो कह रहा था कि मैं सत्याग्रहियों के दिमाग में डर पैदा करना चाहता हूँ, टेरर पैदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ से बताई। एक बार और रॉलेट एक्ट को रिवाइज कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले जब हमने रॉलेट एक्ट स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी के द्वारा 1919 में एक सत्याग्रह किया गया था, जिसे हम रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक, अब अगर रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होता है कि रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होता है कब हो रहा है। तो रॉलेट सत्याग्रह हो रहा है 1919 में। ठीक, दूसरा जानना है रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट है आपका कि एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मतलब उतने समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को हम एनॉर्मस पावर, मतलब एक अनियंत्रित पावर मिल जाती है। और अनियंत्रित पावर में हो क्या रहा है, तो अनियंत्रित पावर में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी आदमी को अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उसे क्या किया जाएगा, तुरंत उठा लिया जाएगा, और 2 ईयर की, कितने साल की, 2 ईयर की इम्प्रिजनमेंट, मतलब बिना वकील बिना दलील के 2 साल तक जेल में रखा जाएगा। ठीक, तो इतना तो डिमांड था उनकी कि ये करना चाहते थे। अब हो क्या रहा है इसके आगे, इसके आगे तो मैंने आपको बताया है कि 3 डेट हैं आपकी। ठीक, अब तीनों डेट में क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। तीनों डेट को अलग अलग तरीके से आपको दिमाग में रखना है, तो रॉलेट एक्ट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले मैंने कहा 6 अप्रैल है, मतलब 6 अप्रैल 1919। अब ये 6 अप्रैल 1919 को क्या हो रहा है, तो गांधी जी के द्वारा हड़ताल ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। गांधी जी क्या कर रहे हैं, हड़ताल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हड़ताल, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसे ही, हड़ताल। ठीक है, तो इसी दिन को सिविल ओबीडियंस डे या फिर नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया गया। दूसरी अगर बात करेंगे तो दूसरा होता है 10 अप्रैल। ठीक, 10 अप्रैल आपका 1919।
10 अप्रैल की अगर बात करेंगे तो 10 अप्रैल में हम देख रहे हैं कि हमारे दो पंजाब के बड़े लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जा रहा है और गांधी जी को बैन कर दिया जा रहा है, मतलब बैड कर दिया जा रहा है फॉर इंटरिंग इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में इंटर करने के लिए गांधी जी को मना कर दिया जा रहा है कि ना, अब गांधी जी दिल्ली में नहीं आ सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट जो आपकी तीसरी डेट है उसको आपको सबसे ज़्यादा दिमाग में रखना है कि तीसरे को क्या हो रहा था। तो तीसरे में आपका सबसे इंपॉर्टेंट 13 अप्रैल, ये डेट याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, उन चारों पॉइंट को आपको दिमाग रखना है। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज्ड हो गया था, मतलब वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया था। और इसी में ऐड करते हुए एक और पॉइंट बताया कि जो मार्शल लॉ लगने के बाद जनरल डायर, नाम याद रखिएगा, जनरल डायर ने कमांड ले ली थी वहाँ की पंजाब की। उसके बाद क्या हो रहा था 13 अप्रैल को, तो बहुत सारे लोग, क्राउड था वो गैदर्ड होता है, मिलता है वहाँ पर, ठीक है। और कुछ सोचते हैं कि हम बेसिकली किस लिए जा रहे हैं, उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में स्ट्राइक करने जा रहे हैं, कुछ बैसाखी पर्व को समझते हैं। जनरल डायर इंटर करता है, ठीक, जनरल डायर जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग में आता है और चारों तरफ से एग्जिट्स को बंद कर देता है, मतलब चारों तरफ से उनको घेर लिया जाता है और ओपन फायर के ऑर्डर कर देता है, जिससे मतलब आपको लिखना तो हंड्रेड्स ऑफ पीपुल्स ही है क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, ऑफिशियल डाटा यही था, बट आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये डाटा बहुत गलत था, बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। तो जनरल डायर यहाँ पर ओपन फायर करता है जिससे बहुत सारे लोगों की मौत होती है और बाद में पूछा जाता है कि ऐसा क्यों किया गया, वाई डिड यू डू दैट। तो कहता है कि मैं ना, जो सत्याग्रही हैं इनके माइंड में, मतलब दिमाग में डर पैदा करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको हमसे झुककर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अभी तक आपने कितना पढ़ा, तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। सबसे पहले आपको बताया, देखिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मैंने कहा ना रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि आप कुछ भी करें तो उसका रिवीजन जरूर करें। आपने पढ़ा इतना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि गांधी जी आपके कब आ रहे हैं, मैंने एक माला बनाई 1915 की। मैंने कहा 1915 में आपके गांधी जी इंडिया आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से। फिर मैंने कहा 1917 आ रहा है और 1917 में गांधी जी के द्वारा 2 सत्याग्रह किए जा रहे हैं, एक किया जा रहा है चंपारण सत्याग्रह और दूसरा किया जा रहा है खेड़ा सत्याग्रह। अब मैंने कहा चंपारण कहाँ है, तो चंपारण बिहार में है, क्यों किया जा रहा है, तो इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट किया जा रहा है। खेड़ा कहाँ है, तो खेड़ा गुजरात में है, क्यों किया जा रहा है, तो क्रॉप फेल्योर में जो रेवेन्यू है उसमें रिलैक्सेशन की बात की जा रही है। और तीसरा जो किया था, तीसरा आगे बढ़ेंगे तो 1918 में आपका तीसरा सत्याग्रह होता है अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट। फिर मैंने कहा अहमदाबाद कहाँ पर है, तो अहमदाबाद आपका गुजरात में है। कब हो रहा है, तो 1918 में हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो देख रहे हैं 35% बोनस मांग रहे हैं प्लेग के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर और आगे बढ़े, देखिए एक एक करके डेट। इतिहास क्या है, इतिहास में आपको, हिस्ट्री में आपको कहानी पढ़नी होती है और कहानी को एक डेट से जोड़ देना होता है, पूरी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो फिर हम आगे बढ़े 1919 में पहुंचे और 1919 में सबसे पहले हमने पढ़ा रॉलेट एक्ट। और इस रॉलेट एक्ट में आपने देखा कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है। और रॉलेट एक्ट क्या है, जिसमें गवर्नमेंट को एक एनॉर्मस पावर है, अनियंत्रित अनकंट्रोल्ड पावर मिल जा रही है, जिससे वो जो भी ऐसा कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको हम पकड़कर जेल में डाल रहे हैं और 2 साल के लिए, मतलब बिना कानून के आपको सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। तो इसमें मैंने 3 डेट आपको याद कराई। एक थी 6 अप्रैल, अप्रैल में ही याद रखना है। एक थी 6 अप्रैल, दूसरी थी आपकी 10 अप्रैल और तीसरी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी 13 अप्रैल, ठीक। अब अगर 6 अप्रैल की बात करते हैं तो 6 अप्रैल में क्या हो रहा है, तो 6 अप्रैल में मैंने आपको बताया कि बेसिकली 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया जा रहा है और उसको नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाया जा रहा है। 10 अप्रैल को इंपॉर्टेंट रखना है, पंजाब के 2 लीडर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जा रहा है और उसके बाद गांधी जी को दिल्ली में आने से मना कर दिया जा रहा है। और 13 अप्रैल को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, ठीक है। तो ये इतना था, तो आज बस इतना ही हम पढ़ते हैं। इसके आगे आपको जो पढ़ना है वो मैं आगे बताऊंगा। खिलाफत मूवमेंट है, गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, पर आज पढ़ते हैं। मैंने कहा मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपकी पूरी एसएसटी करूंगा, आप परेशान मत होइए, जो है जैसा भी है उसको वैसे ही चलने दीजिए। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे तो मैं आपको 10th में अच्छे नंबर दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और जैसा कि मैंने कहा, जिम्मेदारियां निभाएंगे, जिम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, तो आप परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई बाकी सब्जेक्ट को भी कवर करिए। हाँ, और अगर मैं कह रहा हूँ अगर किसी में आपको दिक्कत हो रही है, जैसे साइंस में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में, आर्ट छोड़ दीजिएगा भाई, आर्ट नहीं आती,
तो उस सब्जेक्ट में आप मुझसे टॉपिक बता दीजिएगा कि सर ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो मैं उसको आपको पढ़ा दूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई लिखाई करिए और अच्छे नंबर लाएंगे तभी अच्छा लगेगा मुझे, और बाकी फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर सम्मान के खिलाफ हो जाएगी बात। तो सम्मान बना कर रखना है और अच्छे नंबर लाने हैं, 90+ % लाने हैं, और मैं जुड़ा रहूँगा, मैं लवाऊँगा ज़रूर आपके 95%, ठीक है। तो बस इतना ही, 30 आधे घंटे में आप पढ़िए जितना पढ़ना है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे या रात में पढ़ लेंगे, जैसा भी होगा मैं आपको देता रहूँगा लगातार वीडियो। हाँ, एक बार लाइव आऊँगा और आपसे उम्मीद है संडे को हम मिलेंगे, हो सकता है कल हम लाइव आएँ, और मैं चाहूँगा कि मैं समय बता दूँगा आपको कि उस समय सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। चलिए, गुड बाय।